Hello, everybody. Welcome to your favorite channel for the NEET Biology preparation, The Bio World. Ladies and gentlemen, आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के आखिरी पार्ट के बारे में फोकस करने वाले हैं, और वो आखिरी पार्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आप सभी को मालूम है डिजीज का मतलब क्या होता है। डिजीज का मतलब होता है बीमारियां। लेकिन हम लोग कौन सी बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग आज के लेक्चर में उन बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं जो मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, लेकिन ये होगा तब एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसका नाम इसके ट्रांसमिशन के बारे में बता रहा है। ये कैसे स्प्रेड होता है? ये स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को फैलती हैं, जैसे कोरोना वायरस, कोविड-19। लेकिन ये जो बीमारियां हैं, ये भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ मूव ऑन होती है, ट्रांसमिट होती है, स्प्रेड होती हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। यस सर। सो आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया है, और हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हियर वी गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। जब हम लोग बात करते हैं एसटीडीज के बारे में, तो एसटीडीज का मतलब होता है दीज आर द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड, दीज आर द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड टू मेल, ये मेल को भी हो सकता है, और फीमेल ड्यूरिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, मेल हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। यस सर। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन जो आपको क्लियर होना चाहिए। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो डिजीज कहलाता है जो मेल और फीमेल को ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है। यस सर। सो ये पहली चीज है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशन। देन वी मूव ऑन टू अ सेकेंड पॉइंट। ये जो एसटीडीज है, इसको हम लोग प्यार से एसटीडीज बोलते हैं। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इस बीमारी को हम एसटीआई, मतलब एसटीआई का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। हम इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। Yes, sir. We always call it as a sexually transmitted infection as well. Yes, sir. तो इसको हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसके तीन नाम हैं। इसके अलावा देयर इज वन मोर नेम जो आपको पता होना चाहिए, और ये बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं रहता है या वो मिस होता है। तो आप ध्यान से समझिए, इसको हम लोग वेनेरल डिजीज भी बोलते हैं। वेनेरल डिजीज का मतलब ये होता है, इसको शॉर्ट में हम वीडी बोलते हैं। तो क्या क्या नाम है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, वीडी वेनेरल डिजीज। सो ये दो पॉइंट है जो आपको अभी अभी समझ में आ गया है। दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल रहेगा कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में आती हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहली बीमारी हम लोग बात करेंगे, वो रहेगा सिफिलिस। यस सर। आफ्टर सिफिलिस हम लोग बात करेंगे गोनोरिया। यस सर। ये जो दोनों बीमारियां हैं जो आपने अभी भी सुना, सिफिलिस एंड गोनोरिया, दे आर द मोस्ट कॉमन,
और ये जो दोनों बीमारियां हैं दे आर बैक्टीरियल डिजीज, ये बैक्टीरियल एसटीडीज है, बैक्टीरियल एसटीडीज है। यस सर, मेरे ख्याल से ये दोनों बीमारी के बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा देयर आर डिफरेंट अदर डिजीज ऑल्सो जो आपको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, वो है वायरल डिजीज। यस सर, वी ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वायरल एसटीडीज। वायरल एसटीडीज में मतलब वायरल एसटीडी का बोलने का मतलब ये होता है कि ये ऐसे इन्फेक्शन है जो वायरस के वजह से होते हैं, दे अकर बिकॉज ऑफ वायरस। तो ये हमने बैक्टीरिया पढ़ लिया हुआ है। तो वायरस में कौन कौन सी बीमारियां होती है जो हमको डिस्कस करनी है। जो सबसे पहली बीमारी होती है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसको हम लोग बोलते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देन दे इज अ जेनाइटल हर्ब्स, जेनाइटल हर्ब्स है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। विल टॉक अबाउट द जेनाइटल वॉर्ट, जेनाइटल वॉर्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यस सर, इसके अलावा देयर इज अ हेपेटाइटिस बी ऑल्सो, हेपेटाइटिस बी ऑल्सो, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है, तो उसकी डिटेल में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। यस सर, इसके अलावा आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं देयर इज अ क्लैमाइडियासिस एंड ट्राइकोमोनियासिस। ये नाम जस्ट आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, और आपको ये इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि दे आर द कैटेगरीज ऑफ एसटीडीज। उनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यस सर, ओके। देन ये जो जितनी भी बीमारियां हमने नाम लिखा हुआ है, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, जेनाइटल हर्ब्स, जेनाइटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस बी, इसमें से जो एचआईवी का इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, जेनाइटल हर्ब्स, ये तीनों को छोड़ के कौन कौन से हमने आपको बताए हैं। यस सर, एक्सेप्ट, ये नंबर 1 पॉइंट है, दिस इज नंबर पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। एक्सेप्ट, किसको एक्सेप्ट करना है? एड्स को आप एक्सेप्ट कर लो। यस सर, एक्सेप्ट एड्स नंबर 1, हेपेटाइटिस बी एंड हर्ब्स। यस सर, ये तीनों को छोड़ के जितने भी एसटीडीज हैं, अगर वो डिटेक्ट हो जाते हैं अर्ली, है ना, ध्यान से सुनना, अगर वो अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं तो उनका सॉल्यूशन है। यस सर, इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ये तीनों बीमारियों का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हमने लिखा हुआ है एक्सेप्ट एचआईवी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी एंड जेनेटल हर्ब्स, अदर एसटीडीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल। एंड अगर उनको अच्छे से डिटेक्ट किया जाता है, बहुत ही समय समय से पहले डिटेक्ट किया जाता है, डिटेक्ट करने के बाद उनका ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट कर दिया जाता है, तो इससे डेथ होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। यस सर, देन आपको ये भी समझने आना चाहिए, नंबर 4 पॉइंट, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी, ये जो दोनों इन्फेक्शन है, नॉट ओनली ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, बट ये सेक्सुअली तो ट्रांसमिट होते ही हैं, लेकिन अगर शेयरिंग ऑफ इंजेक्टेबल नीडल्स, अगर इंजेक्टेबल नीडल्स शेयर किए जाते हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, या ब्लड लिया जाता है इन्फेक्टेड पर्सन से, देन ऑल्सो, और ये मदर से फीटस में भी पास होते हैं। तो ये तीनों कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन है इन्फेक्टेड पर्सन से शेयरिंग करना, कुछ भी शेयर करना, इंजेक्टेबल, कुछ भी मतलब इंजेक्टेबल नीडल्स को शेयर करना। देन ब्लड शेयर करना या ब्लड ट्रांसफर करना, इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड लेना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले में ना लोग ब्लड डोनेट करते हैं। तो अगर इन्फेक्टेड बंदे ने ब्लड डोनेट कर दिया हुआ है और वो ब्लड को बिना डिटेक्ट किए, कोई भी ब्लड जब ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो उस ब्लड को डिटेक्ट किया जाता है कि इसमें एचआईवी ना हो, ये एचआईवी पॉजिटिव ब्लड ना हो, ये हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव ब्लड ना हो। अगर ऐसा होगा तो वो ब्लड रोक दिया जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये फैल सकता है। और मदर टू फीटस, मदर टू फीटस आप अच्छे से समझते हैं, इट विल अकर थ्रू दी प्लासेंटा, ये प्लासेंटा के थ्रू फैल सकता है। तो आई थिंक ये कंडीशन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है। यस सर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर। हम लोग सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। यस सर, हियर वी गो।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी जो एसटीडीज होती है, मोस्ट कॉमन जितने भी एसटीडीज होते हैं, उनमें क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो अगर सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं किसी भी बीमारियों के, किसी भी एसटीडीज के क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो उसके अंदर जो सबसे पहला सिम्टम्स आता है, यस सर, सबसे पहली सिम्टम्स आता है वो होता है ईचिंग। ईचिंग का मतलब खुजली होगी। यस सर, कहाँ पे होगा ये खुजली ईचिंग? ये जेनाइटल रीजन में होगा ये ईचिंग। सो ईचिंग होगा, जैसे ही बंदा ईचिंग करेगा, ईचिंग करने के बाद वहां पे स्किन ब्रेक होगा। स्किन ब्रेक होने के बाद वहां से फ्लूइड का रिलीज होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। सो देयर विल बी सेकेंड सिम्टम्स, फ्लूइड डिस्चार्ज। यस सर, देयर विल बी फ्लूइड डिस्चार्ज। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे फ्लूइड डिस्चार्ज भी होगा, जो कि सेकेंड इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जो आपको यहाँ पे समझना है अच्छे से। यस सर, दे विल बी, जैसे ही डिस्चार्ज होगा दे और ईचिंग होगी, ईचिंग होगी, डिस्चार्ज होगा, दे विल बी स्लाइट पेन, स्लाइट पेन होना चालू हो जाएगा। और स्लाइट पेन के बाद, स्लाइट पेन के बाद दे विल बी स्वेलिंग, देयर विल बी स्वेलिंग। और ये जो कुछ भी एक्शंस हो रहे हैं, ये जो सारे एक्शंस हो रहे हैं, ये ऑल दिस एक्शन विल बी टेकिंग प्लेस इन द जेनाइटल एरिया। ये सब कुछ जेनाइटल रीजन में हो रहा है, अकर एट जेनाइटल रीजन। यस सर, एवरीथिंग विल अकर इन द जेनाइटल एरिया, और जेनाइटल रीजन में ये सारी चीजें पाई जाएंगी। यस सर, तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर। क्या क्या बेसिक सिम्टम्स हैं? ईचिंग होगी, ईचिंग के बाद फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, वो डिस्चार्ज के बाद वहां पे स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग विल अकर, स्वेलिंग, स्लाइट पेन होगा, स्लाइट पेन के बाद देयर विल बी स्वेलिंग, स्वेलिंग विल अकर, एंड एवरीथिंग अकर इन द जेनाइटल एरिया और जेनाइटल रीजन। देन आपको सेकंड पॉइंट में ये सीखना है और समझने की कोशिश करनी है कि ये जो बीमारियां होती हैं एसटीडीज, ये मेल को भी होती हैं और ये फीमेल को भी होती हैं। लेकिन जो कोई भी इन्फेक्टेड फीमेल्स होते हैं, इन्फेक्टेड फीमेल्स में डू नॉट शो सिम्टम्स वेरी अर्ली, बहुत ही जल्दी सिम्टम्स नहीं आता है। मेल में सिम्टम्स बहुत ही इजीली विजिबल होते हैं और वो ज्यादा जल्दी से डेवलप होते हैं, लेकिन फीमेल में इट विल टेक टाइम। और जितना लेट सिम्टम्स नजर आएगा, जितना लेट सिम्टम आएगा, उतना ज्यादा इन्फेक्शन होता जाएगा। आप समझ रहे हैं? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि these conditions, infected females usually do not shows any symptoms for the long time। जो फीमेल्स होते हैं, इन्फेक्टेड फीमेल्स, यस सर, इन्फेक्टेड फीमेल्स जो होते हैं, दे विल, सिम्टम्स जो होता है इस बीमारी का, सिम्टम्स जो होता है वो थोड़ा सा लेट होता है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। यहाँ पे जो सिम्टम्स होता है वो बहुत ही लेट होता है, इट्स क्वाइट लेट। और अगर ये सिम्टम्स लेट आता है तो ये जो बीमारियां होती हैं, आप डिटेक्शन के लिए कब जाओगे? एनी पर्सन, कोई भी बीमारी होती है तो डिटेक्शन के लिए कब जाता है? वो डिटेक्शन के लिए तब जाते हैं जब सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सो बिकॉज सिम्टम्स विल बी लेट सिम्टम, तो डिटेक्शन जो होगा, डिटेक्शन, डिटेक्शन जो होगा, डिटेक्शन विल बी वेरी लेट, डिटेक्शन लेट होगा। इसका मतलब आप समझते हैं? तो इसका मतलब ये होता है कि कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में बढ़ जाएगा, डिजीज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। यस सर, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजीज विल इंक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज इंक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज इंक्रीजेस होगा। तो इसमें कौन कौन से सीवियर कंडीशंस में आज कंडीशंस क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं? तो सबसे पहला सिम्टम्स पाया जाता है पीआईडी। पीआईडी का फुल फॉर्म होता है, पीआईडी का फुल फॉर्म होता है, इट्स अ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का मतलब ये होता है कि
पेल्विक एरिया में, ये पेक्टोरल है, शोल्डर गर्डर को हम लोग पेक्टोरल गर्डर बोलते हैं, हिप एरिया को हम लोग पेल्विक रीजन बोलते हैं। तो पेल्विक रीजन में देयर विल बी सीवियर इन्फ्लेमेशन। एवरी चाइल्ड नो व्हाट एग्जैक्टली इज द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये सारी चीजें पेल्विक एरिया में होती हैं। तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं, तो उनका जो बच्चा होगा that will be automatically aborted, abortion, yes sir, abortion हो जाएगा, yes sir। तीसरी इंपॉर्टेंट चीजें होगी, या तो बच्चा मर जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब होता है बच्चा, स्टिल बर्थ मतलब बर्थ लेने के पहले ही बच्चा मर जाएगा। द फीटस विल डाई बिफोर बर्थ, तो फीटल डेथ, फीटल डेथ हम इसको बोलते हैं। तो दे विल बी अबॉर्शन, दे विल बी स्टिल बर्थ, दे विल बी एक्ट्रोपिक। नंबर 4 मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन कलर में, आई होप आपको ये विजिबल है। एक्ट्रोपिक प्रेगनेंसी, एक्ट्रोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? एक्ट्रोपिक प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा कहीं और पे प्रेगनेंसी को इम्प्लांट करना, इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस, यस सर। इम्प्लांटेशन, अच्छे से मीनिंग लिख दो, इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस, अदर देन यूट्रस। तो आप क्या समझ सकते हैं कहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा? फैलोपाइन ट्यूब पे इम्प्लांटेशन हो सकता है, अदर देन यूट्रस आपको बताया गया, यस सर। अदर देन यूट्रस पे अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है, सो दैट विल लीड्स टू सीवियर कंडीशन, यस सर। पीआईडी होगा, pelvic inflammatory disease, abortion होगा, stillbirth, fetal death, ectopic pregnancy, and the last symptom, number 5 symptom will be infertility, infertility, and number 6 symptoms मैं ऊपर लिख देता हूँ, there can be a कैंसर की बीमारी हो सकती है रिप्रोडक्टिव एरिया में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का कैंसर ऑफ, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, reproductive cancer of reproductive tract, yes sir। तो आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर, है ना। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। फीमेल में इफ द इंफेक्शन इज गोइंग टू बी देयर, इट विल बी डिटेक्टेड वेरी लेट, यस सर, क्योंकि सिम्टम्स आने में टाइम लगता है, सिम्टम्स आने में टाइम लगेगा, डिटेक्शन लेट होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज बढ़ जाएगा। पहला सिम्टम्स होगा पीआईडी, pelvic inflammatory disease, abortion होगा, स्टिल बर्थ होगा, स्टिल बर्थ का मतलब होता है फीटस का डेथ हो जाना, इनफर्टिलिटी होगी, एक्ट्रोपिक प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट्रोपिक मतलब जहां पे प्रेगनेंसी होती है, जहां पे इम्प्लांटेशन होता है, उस जगह से किसी और एरिया में इम्प्लांटेशन होना, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये सारी चीजें होती हैं जो आपको मस्त पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेंशन। आपने हमेशा जिंदगी में सुना होगा प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आज भी ये चीज अब्सोल्युटली वैलिड है, किसी भी बीमारी में ये वैलिड होता है। हमेशा फोकस कीजिए कि आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी हो, ताकि आपको कोई डिजीज हो ही ना पाए, जैसे पॉसिबली स्प्रेड ना हो पाए आपके बॉडी में। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम होता है, उसमें हम लोग प्रिवेंशन कैसे करते हैं? यस सर, सबसे पहले प्रिवेंशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं? यस सर, कैसे कर सकते हैं आप प्रिवेंशन? प्रिवेंशन करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको किसी भी बीमारी को में जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, प्रिवेंटिव मेजर अप्लाई करने होते हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स है? ये 3 इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो एसटीडी को रोकते हैं। जैसे कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए आपको मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा, हैंड वॉश करना होगा, भीड़ से दूर रहना पड़ेगा, है ना। तो उसी तरीके से एसटीडीज बीमारी को रोकने के लिए भी प्रिवेंशन इज अ सबसे बड़ा हथियार है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।
सपोज आप प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, हो गया बीमारी, अब क्या करना है? बीमारी हो गया तो अभी फीवर आया या कोई भी सिम्टम्स आया आपको, तो घर पे बैठ के उसका खुद से इलाज नहीं करना है। यस सर। तो यू हैव टू गो फॉर द टेस्टिंग, डायग्नोसिस के लिए जाना है। इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली डिटेक्शन। क्योंकि जैसा कि आपको बताया, हेपेटाइटिस बी, HIV और हर्ब्स, ये तीनों को छोड़ के बाकी के जितने भी एसटीडीज है उनसे आपको किसी भी इंसान को डरना नहीं है। क्योंकि अगर वो डिटेक्ट अर्ली हो जाते हैं तो आपको प्रिवेंशन अगर नहीं हो पाया तो अर्ली डिटेक्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन कर दो। अर्ली डिटेक्शन करेंगे तभी ही तो आप क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और आप ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। यस सर। ट्रीटमेंट कैन बी स्टार्टेड। यस सर। ट्रीटमेंट यहाँ पे कभी भी चालू हो सकता है और इससे एवरीथिंग विल बी ऑल कूल, सब कुछ बेटर रहेगा। ऐसा माना जाता है कि प्रिवेंटिव मेजर में ऐसे लोग जिनका जो एज ग्रुप है 15 से लेके 24 ईयर्स, यस सर, ये बहुत ही यंग है। हमारा भारत बहुत ही यंग पॉपुलेशन है, तो 15 से लेके 24 ईयर्स में ये जो एज ग्रुप है, इसमें इंसिडेंस ऑफ एसटीडी, इंसिडेंस इंसिडेंसेस ऑफ एसटीडीज इज मच मोर कॉमन। मतलब इनमें इनमें ये ज्यादा रिपोर्टेड किया जाता है, इनमें इसका परसेंटेज ज्यादा होता है। यस सर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप समझते हैं कि 15 टू 24 ये जो ईयर है, ये काफी यंग एज है। तो यंग एज में पता होना चाहिए कि एसटीडीज किन तरीकों से प्रिवेंट होता है। तो रूल नंबर 1, प्रिवेंट करने के रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल है नो, अवॉइड एनी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अवॉइड एनी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द अननोन पार्टनर। अननोन अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर। जो मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, एब्सोल्यूट तरीके से इसको अवॉइड करना है। देन देयर इज अ बी पार्ट, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉन्डम शुड बी यूज्ड, सो देयर विल बी यूज ऑफ कॉन्डम्स। कॉन्डम का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये पता होना चाहिए आपको कि कॉन्डम से सारे एसटीडीज जो होते हैं वो नहीं कंट्रोल में आ सकते हैं, लेकिन कुछ एसटीडीज जैसे HIV है, वो कंट्रोल में किया जा सकता है। लेकिन गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट की वजह से भी फैल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सीमन का ही कांटेक्ट होना चाहिए। या सर, जेनेटल जो एरिया है, जेनेटल रीजन, वहां पे जो इन्फेक्शन है, वहां पे जो डिस्चार्ज रिलीज हो रहा है, वो डिस्चार्ज के कांटेक्ट में कोई भी आएगा तो उसको वो इन्फेक्शन हो सकता है। यस सर। तो कॉन्डम तो HIV के लिए मोस्टली बहुत ही बेस्ट सुटेबल प्रोटेक्शन रहता है। सो बट स्टिल देयर आर सो मेनी डिजीज जो कॉन्डम के यूज से प्रिवेंट किए जा सकते हैं, बट नॉट ऑल। बस ये बात आप याद रखना। यस सर। नंबर C इज अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम्स आता है, इन केस ऑफ कोई भी आपको डाउट आता है, यस सर, यस सर, डाउट आने पे अर्ली डिटेक्शन के लिए जाना है, अर्ली डिटेक्शन के लिए जाना है। और अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो उसका आपको क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट। यस सर। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जाना है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो जैसा कि आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द जो एसटीडीज होते हैं उनका क्योर किया जा सकता है। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज सुपर्ब और ये पार्ट भी आपको कवर हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग बात कर रहे हैं वन बाय वन अलग अलग बीमारियों के बारे में। जो सबसे पहली बीमारी है वो हम लोग हमारे सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं इस समय, सिफिलिस। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द सिफिलिस। आज के पार्ट में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सिफिलिस के बारे में। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, किसी भी बीमारी में सबसे पहला पॉइंट आता है कि
ये बीमारी किसकी वजह से फैल रहा है, मतलब कॉजिंग एजेंट। यस सर, कॉजिंग एजेंट कौन है? तो इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं सिफिलिस, इसमें जो कॉजिंग एजेंट है, एक बैक्टीरिया है, एक पैथोजन है, एक पैथोजन है, एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनोमा पैलिडियम। अच्छे से सीख लीजिए, ट्रिपोनेमा पैलिडियम, पैलिडियम। इसके इन्फेक्शन से ये जो बीमारी होती है, ये बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। आप समझ ही गए कि ये बैक्टीरिया है, तो इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। यस सर, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं जो विजिबल होते हैं अगर किसी भी बंदे को सिफिलिस होती है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो स्टेज वाइज डेवलप होते हैं। स्टेज नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। स्टेज नंबर फर्स्ट, जो पहला स्टेज होता है, उसमें क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में बच्चों देयर विल बी इन्फेक्शन, आपके बॉडी में देयर विल बी इन्फेक्शन। वेरी गुड। एंड आफ्टर इन्फेक्शन, जैसे आफ्टर इन्फेक्शन देयर विल बी पेनलेस अल्सर बन जाएगा। पेनलेस, देखो आपको दर्द का एहसास भी नहीं होगा। दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दर्द नहीं होता है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और यही इसका गेम प्लान है। सिफिलिस में ट्रिपोनेमा ट्रिपोनेमा पैलिडियम के इन्फेक्शन में इन्फेक्शन तो हो जाता है, और दे विल बी पेनलेस अल्सर बन जाते हैं बच्चों। दे विल बी पेनलेस पेनलेस अल्सर बन जाता है। और ये जो पेनलेस अल्सर आप देख रहे हैं, इसको हम चैंक्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? चैंक्रे बोलते हैं। अभी थोड़ी देर बाद चैंक्रे का जो सिम्टम्स है मैं आपको दिखाऊंगा इमेज में, तो डोंट डू नॉट वरी अबाउट। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? दे विल बी इन्फेक्शन, दे विल बी पेनलेस अल्सर, और ये सब कुछ पेनलेस अल्सर को हम लोग चैंक्रे बोलते हैं। चैंक्रे का फॉर्मेशन होगा, कोई भी दर्द नहीं होगा, बट दे विल बी स्वेलिंग ऑफ लिम्फ ग्लैंड। यस, ये सब कुछ जेनेटल एरिया में होगा। अल्सर in genital area, in genital area, and also there will be swelling in the lymph gland, swelling in lymph glands, lymph gland में swelling भी यहाँ पे आ जाएगी। तो I think this particular part is very very clear. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेज में क्या होगा, बी स्टेज में क्या होगा। यस सर, पहले स्टेज में क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, पेनलेस अल्सर बनेगा, अल्सर को चैंक्रे बोलते हैं, जेनेटल एरिया में होगा, देयर विल बी स्वेलिंग इन द लिम्फ ग्लैंड। लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग आना, लिम्फ ग्लैंड में लिम्फोसाइट होता है, हमारे डब्ल्यूबीसी रहते हैं। तो अगर बॉडी में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है तो लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ जाएगा, जितने भी लिम्फ ग्लैंड है वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन आ जाएगा। यस सर, सेकेंड स्टेज में बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप पहले इमेजेस देख लें, तो आपको ये स्टेजेस को समझने में ज्यादा आसानी होगी। यस सर, तो हम लोग जरा नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। एवरीबडी विल फोकस हियर। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यू कैन सी दीज डायग्राम एज वेल। आप देख सकते हैं ये चेस्ट का एरिया है। यस सर, इट इज अ चेस्ट एरिया। तो चेस्ट एरिया में रैशेस डेवलप हो जाते हैं। देयर आर सो मेनी रैशेस, आप देख सकते हैं। ये सिफिलिस है। इस इमेज को अगर क्लोजर लेके जाएंगे तो यू कैन सी these are the red color rashes are going to be developed. Yes sir. दिस इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ये पेनिस है, और पेनिस के एरिया में यू कैन सी दिस इज अ चंक्री, ये एक अल्सर है। इस इमेज को अगर हम ज्यादा क्लोज लेके जाएंगे तो दिस इमेज वुड बी लुकिंग लाइक समथिंग लाइक दिस। हाँ, चेस्ट एरिया में आप देख सकते हैं दे इज अ हेयर लॉस। यहाँ पे हेयर लॉस है जो सेकेंड स्टेज में डेवलप होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रेड रैशेस प्रेजेंट होते हैं। यस सर, तो दिस इज ऑल्सो वेरी विजिबल। ये चंकरी है, दिस इज नथिंग बट द चंकरी। यस सर, चंकरी बच्चों को समझता ही नहीं है, तो चंकरी वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा
इसका मतलब पेनलेस अल्सर क्या है, लाएगा, पेनलेस अल्सर। और इसका जो भी फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है ना, उस डिस्चार्ज से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है जो इन इन लोगों के कांटेक्ट में आएगा। यस सर, ओके। इनकी ये देखिए, ये ट्रिपोनोमा पैलिडियम एक स्पाइरोचीटे बैक्टीरिया है। जैसे स्पाइरोचीटे का मतलब ये होता है कि ये स्पाइरल बैक्टीरिया है, इट इज अ स्पाइरल बैक्टीरिया, सुपर्ब, इट इज अ स्पाइरल बैक्टीरिया है। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देयर विल बी लॉस ऑफ हेयर, यस सर, इन द चेस्ट एरिया, बॉडी पे होगा लेकिन इस समय हम चेस्ट दिखा रहे हैं, तो देयर विल बी रेड रैशेस जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ चंकरी। चंकरी, चंकरी का मतलब आप सभी को पता है, यस सर। चंकरी का मतलब आपको पता है, इट इज नथिंग बट द पेनलेस अल्सर, पेनलेस अल्सर्स, पेनलेस अल्सर्स। आई आई होप आपको विजिबिलिटी परफेक्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये स्पाइरल बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया को आप देख सकते हैं, इसका स्पाइरल फॉर्म आप देख सकते हैं, यस सर। ये रैशेस हैंड पे हैं, तो इट इज क्वाइट विजिबल। ये जो इमेजेस हैं, ये जो इमेजेस है, इसी को फोकस करके ये इमेज में किया गया है, मतलब दिस इज पेनिस एरिया, और ये चंकरी है जो कि पेनलेस है, और बॉडी में पेनलेस अल्सर है, और ये बॉडी पे रेड रैशेस है जो आपको इजीली विजिबल है इस पर्टिकुलर डायग्राम में। यस सर, हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, चैंक्री इज अ पेनलेस अल्सर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये जेनेटल एरिया में पाया जाता है, तो जेनेटल रीजन में पाया जाता है। वेनरल डिजीज की बहुत बड़ी कॉमन प्रॉपर्टी है। यस सर, सिफिलिस में, सिफिलिस का ये सबसे कॉमन सिम्टम्स है ना। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग ने बता दिया है, लेट्स मूव ऑन टू नाउ सेकेंड स्टेज। यस सर, सेकेंड स्टेज पे मूव ऑन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम सेकेंड स्टेज पे जाते हैं, तो सेकेंड स्टेज पे जैसा कि मैंने बोला हुआ है, सेकेंड स्टेज पे यहाँ पे ऐसे जाते हैं हम लोग, स्किन में लेसेंस आते हैं। लेसेंस का मतलब होता है फोड़े जैसे स्ट्रक्चर, स्किन में फोड़े जैसे या रैशेस जैसे स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, रैशेस डेवलप होते हैं। यस सर, दे विल बी लॉस ऑफ, लॉस ऑफ हेयर, हेयर का लॉस होगा, है ना, हेयर का लॉस होगा। दे विल बी स्वोलन ज्वाइंट, स्वोलन ज्वाइंट, बॉडी में जो ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे स्वेलिंग आएगी, रैशेस आएंगे, लॉस ऑफ हेयर्स आएंगे, बॉडी पे हेयर्स कम हो जाएंगे। देन वी मूव ऑन टू लास्ट स्टेज, दैट इज सी स्टेज। ये लास्ट स्टेज है, मैं ग्रीन से बता रहा हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी परफेक्ट रहे। जब हम लोग लास्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूस अल्सर जो है वो बढ़ता जाएगा। यस सर, और अब ये अल्सर लेग में, नोज में, माउथ में, लिप्स पे, पूरे बॉडी में आएगा। तो दे विल बी क्रोनिक अल्सर। क्रोनिक अल्सर का मतलब ये होता है स्लोली पूरे बॉडी पे अल्सर फैल जाएगा। दे विल बी इन द लेग, लिप्स, माउथ, पैलेट, पैलेट, सब जगह पे इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। और फाइनली क्या होगा, ये जो इन्फेक्शन है बच्चों, दिस इन्फेक्शन विल गो टू द ब्रेन, ये ब्रेन एरिया में डैमेज करेगा, एंड आपको पैरालिसिस भी हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, हार्ट का ट्रबल भी हो सकता है। फाइनली ये चीजें ऑब्जर्व हो जाएंगी। तो फर्स्ट स्टेज मैंने बता दिया। सेकेंड स्टेज में स्किन में लेसेस आएंगे, रैशेस आएंगे, लॉस ऑफ हेयर्स होगा, सोलन ज्वाइंट्स होंगे। लास्ट स्टेज में क्रोनिक अल्सर होगा, लेग में, लिप्स में, माउथ में, पैलेट में होगा, और फाइनली ब्रेन का विकास रुक जाएगा, ब्रेन का डैमेज होना चालू हो जाएगा, हार्ट में ट्रबल आना चालू हो जाएंगे, पैरालिसिस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीमारी है, सिफिलिस है, वेरी फर्स्ट बीमारी ऑफ एसटीडी। ये आपके सिलेबस में है, आपको ये सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम लोग ने ये सारे कंडीशंस है, ये मैंने लिख भी दिया हुआ है और आपको मैंने बता भी दिया हुआ है, इससे कोई भी कंप्लेन आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देन ये जो सिफिलिस होती है,
ये इसका इंक्यूबेशन टाइम होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड कोई आइडिया है आपको? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है वैसे? देखो, किसी भी बंदे को इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, और अब थोड़े दिनों के बाद सिम्टम्स आएगा, फर्स्ट विजिबल सिम्टम्स जब आएगा, तो ये जो पीरियड है कितना वक्त लगा, है ना? जैसे आपने देखा है कि कोविड-19 का इन्फेक्शन होने के बाद 5वें दिन बुखार आता है। मतलब अगर आज आपको बुखार आया हो तो आज से 5वें दिन आप जहां गए थे वहां से कोरोना लेके आए हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताती है ना? तो इट इज कॉल्ड एज ए इंक्यूबेशन पीरियड। तो द टाइम पीरियड फॉर आफ्टर इन्फेक्शन एंड बिफोर द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम, क्या बोला मिश्रा सर ने? आफ्टर इन्फेक्शन एंड बिफोर द अपीयरेंस या अपीयरेंस ऑफ, बिफोर नहीं, बिफोर द, सॉरी, अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम। क्या बोला मिश्रा सर ने? पहला सिम्टम कब आया? यस सर, इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड इस बीमारी का 10 to 90 डेज है। इट इज 10 to 90 डेज, 10 to 90 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ये किसी को भी सिफिलिस हो जाता है, नो नीड टू वरी, आपको क्या करना है, ये टू गो फॉर द एंटीबायोटिक। यस सर, तो हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जब हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो दे विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ एंटीबायोटिक। ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक से ही ठीक होगा। एंटीबायोटिक वो केमिकल कहलाता है बैक्टीरिया की वाट लगाता है। जो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक यूज किए जाते हैं वो है पेनिसिलिन। यस सर, पेनिसिलिन मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। कुछ लोग पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक हैं तो वी कैन यूज टेट्रा टेट्रासाइक्लिन हम यूज कर सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक हम लोग यूज कर सकते हैं। सो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर केस में, और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करेंगे तो ये अच्छी बात रहेगी। यस सर, सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। पहली जो बीमारी है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। हम आगे जाते हैं बच्चों, हम अब फोकस करते हैं नेक्स्ट बीमारी, और उस नेक्स्ट बीमारी को हम बोलते हैं गोनोरिया। गोनोरिया, तो सबसे पहली चीज हम हमेशा क्या सीखते हैं? कॉजिंग एजेंट। कॉजिंग एजेंट हम लोग सीखते हैं। जब हम लोग कॉजिंग एजेंट सीखते हैं तो ये भी एक बैक्टीरियल बीमारी होती है। इट इज कॉजेज बाय नई नईसेरिया नईसेरिया गोनो गोनोरिया नेसेरिया गोनोरिया। नेसेरिया गोनोरिया ये नाम का बैक्टीरिया है जिसके इन्फेक्शन की वजह से ये पाया। देखिए ना, इसको नाम कैसा दिया है, गोनो। गोनो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है इसका मतलब देखो गोनैड कहलाता है। बात तुमको समझ में क्यों नहीं आता है? गोनो का मतलब होता है गोनैड, तो ऑब्वियसली ये गोनैड है। गोनैड का मतलब टेस्टिस होता है या ओवरी होता है। यस, तो ये गोनोरिया है, नेसेरिया गोनोरिया। नेसेरिया गोनोरिया नाम का बैक्टीरिया है जिसके इन्फेक्शन की वजह से होता है। जरा सीखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं जब ये इन्फेक्शन होता है। यस, तो सबसे पहला जो सिम्टम्स डेवलप होता है कि दे इज अ जेनेटल ट्यूब। जेनेटल ट्यूब का मतलब होता है कि हमारे जेनेटल में जितनी भी ट्यूब है, जैसे यूरिनो जेनेटल डक्ट हो गया, वासा डिफरेंशिया हो गया, जितनी भी ट्यूब्स हैं। यस, जेनेटल ट्यूब्स, जेनेटल ट्यूब्स जो होती हैं, यस, उसमें ना इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन जेनेटल ट्यूब में होता है। यहाँ पे बैक्टीरिया लाइव करता है, मतलब बैक्टीरिया यहाँ पे रहता है और यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है, रह के वो प्रोड्यूस करता है पस। क्या प्रोड्यूस करता है? पस। पस में भी येलो और व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है। आप सभी को मालूम है, सभी बहुत पढ़े लिखे हो, सबको पता है कि पस क्या है। पस का मतलब होता है डेड न्यूट्रोफिल। ये वही डब्ल्यूबीसी है जो इस बैक्टीरिया की वाट लगाने आए थे, लेकिन वो डब्ल्यूबीसी बेचारे मर गए। तो इट इज नथिंग बट द डेड न्यूट्रोफिल। डेड न्यूट्रोफिल को हम लोग पस बोलते हैं।
यस सर। तो यहाँ पे पस का फॉर्मेशन होगा, प्रोड्यूसेस अ पस, और दे विल बी डिस्चार्ज ऑफ पस, है ना, दे विल बी डिस्चार्ज ऑफ पस, पस का यहाँ पे डिस्चार्ज होगा, पस के डिस्चार्ज होगा, दे विल बी पेन होगा, दे विल बी पेन इन जेनेटिलिया या अराउंड जेनेटिलिया, पेन अराउंड जेनेटिलिया, पेन अराउंड जेनेटिलिया, पेन अराउंड जेनेटिलिया होगा, दे विल बी पेन अराउंड द जेनेटिलिया होगा, और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है गोनोरिया का। यस सर, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग, बर्निंग sensation during during urination, during urination, ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के वक्त में बर्निंग सेंसेशन होगा, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यस सर। तो सिम्टम्स क्या होगा, जेनेटल ट्यूब जो होते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया रहेगा, लिव करेगा, दे विल प्रोड्यूस द पस, डिस्चार्ज होगा पस का, पस येलो होगा या तो वाइट होगा या ग्रीन भी हो सकता है, फीमेल में ये ग्रीन ग्रीन कलर का भी पॉसिबल हो सकता है। पेन अराउंड द जेनेटिलिया होगा, जेनेटिलिया का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन, यूरिनेशन के वक्त बर्निंग सेंसेशन होगा, है ना। तो क्या इस बीमारी का कोई इंक्यूबेशन पीरियड है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए पॉइंट नंबर 3, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड जो इस बीमारी का है वो है, दैट इज नथिंग बट द 2 to 5 days, 2 से 5 days का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नंबर 4, इसको क्या हम ट्रीट कर सकते हैं, यस वी कैन ट्रीट इट। मैंने क्या बोला, HIV हुआ ट्रीट नहीं कर सकते, आपकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, है ना, आपको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका आप थोड़ा लेट मरो ऐसा कोशिश कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी हुआ, यही कोशिश HIV की तरह इसमें भी ये कर सकते हैं, हर्ब्स हुआ इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बचा नहीं सकते, आप पक्का मरोगे, जल्दी मरोगे। लेकिन ये सारी बीमारियां एक गायब हो जाती हैं, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक इज अ ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन बीइंग। यस सर। सो एंटीबायोटिक है। अब ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रीटमेंट, आई होप आपको विजिबिलिटी परफेक्ट है, कमेंट कीजिए। यस सर। तो विजिबिलिटी परफेक्ट है। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, एलर्जिक होते हैं, तो एम्पीसिलिन भी यूज कर सकते हैं, एम्पीसिलिन भी हम यूज कर सकते हैं। यस सर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो रिटन डायलॉग है ये नहीं देखना है, जब तक ये पूरा लिखा के हो जाता है तब आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। यस सर। तो मतलब इट्स अ डुअल टीचिंग, राइट। यस सर। आपको इस चीज पे फोकस करना है, पता नहीं आप इसी को पढ़ने लगे ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये होने के बाद आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। यस सर। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस सर। तो ये हमने सेकेंड बीमारी थी जो हमने अभी भी डिस्कस किया है, बीमारी का नाम था गोनोरिया, है ना। ट्रीटमेंट हो गया, सिम्टम्स हो गया। यस सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बीमारी जो हम लोग बात करने वाले हैं इस समय, वायरल बीमारी के बारे में बात करते हैं, मतलब आई मीन वायरस के बारे में बात करते हैं। तो आपको तो मालूम ही है कि वायरसेस कितना खतरनाक होता है। एक और कोरोना वायरस एक रिट्रो वायरस है, और उसी तरीके से HIV भी एक रिट्रो वायरस है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका फुल फॉर्म है। ये बीमारी कॉज करता है एड्स, एड्स का फुल फॉर्म है वो भी देख लेते हैं, एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यस सर।
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कैसा? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपके बॉडी में ना दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक इनेट इम्यूनिटी होती है जो जन्मजात मिली है आपको, जन्म से आपको स्किन मिला है ना, स्किन के ऊपर हेयर्स मिला हुआ है ना, केराटिन, कोई भी बैक्टीरिया इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। क्या आपने अपना स्टमक देखा है? उसके अंदर HCl है। क्या यूरिन का पीएच मालूम में एसिडिक है? तो ये सारी चीजें जो होती है, आपका जो स्वेट और सेबम होता है, स्किन का जो पीएच होता है वो 5.5 होता है। तो ये सारी जो इम्यूनिटी है, HCl प्रेजेंट होना, अल्कलाइन कंडीशन प्रेजेंट होना, जिसकी वजह से कोई बैक्टीरिया, म्यूकस प्रोड्यूस होना, नाक में म्यूकस होता है ना, चिपचिपा चिकचिका, तो ये सब इनेट इम्यूनिटी है, जन्मजात इम्यूनिटी है। यस, जन्मजात इम्यूनिटी है। लेकिन हमारे बॉडी में एक और इम्यूनिटी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड, जो हर एक बंदा अपने लाइफ में एक्वायर करता है ना। यस सर। अगर एक्स बंदा जगह जगह रोड का खाता है, तो इसको जगह जगह रोड की में जो भी बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी इसने एक्वायर किया हुआ है। लेकिन वाई बंदा यहाँ पे नहीं खाता है, बिल्कुल नहीं खाता है। अचानक में बड़ा होने के बाद एक बार खा लिया तो उसको सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे। यस सर। तो एक्स अगर अपनी बॉडी को ये अलग अलग चीजों से एक्सपोज करेगा, अलग अलग पैथोजन से एक्सपोज करेगा, तो उसकी क्षमता, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होगी उसकी बढ़ती जाएगी। तो आपको फुल फॉर्म अच्छे से पता चल गया है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मतलब ऐसा वायरस जो आपके बॉडी में आएगा, आपके बॉडी की इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी ला देगा, कमी ला देगा। इससे क्या होगा? अगर आपका इम्यून सिस्टम नहीं है बराबर, या इम्यून सिस्टम में कमी है, तो जो बैक्टीरिया, जो फंगाई आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाता था, अब वो भी इन्फेक्ट करेगा। यस सर, समझता है? तो ये आपको कोई बीमारी कॉज नहीं करता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। मतलब आपकी सिक्योरिटी, आपका इम्यून सिस्टम आपकी सिक्योरिटी है, और आपकी सिक्योरिटी अगर नीचे कर दी गई तो ऑब्वियसली आप अपने आप को अनसेफ फील नहीं करेंगे, आप अपने आप को अनसेफ फील करेंगे। यस सर, वेरी गुड। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम मैंने बता दिया हुआ है कि इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी कम हो जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो इंडिविजुअल अपनी लाइफ में एक्वायर करता है। यस सर। सो आपने इम्यूनिटी चैप्टर में, हेल्थ एंड डिजीज में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज हम लोग जो बात करते हैं वो है, पहला पॉइंट, कॉजिंग फैक्टर। यस सर। कौन कॉज करता है ये बीमारी? एड्स। कॉजिंग जो फैक्टर है मेरे प्यारे बच्चों, वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, सभी को ये पता है। यस सर। देन लेट अस टॉक अबाउट द सिम्टम्स। सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए। एड्स जब किसी को हो जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो आपको किसी भी चीज की वजह से आपको कंटिन्यूस फीवर आना, कंटिन्यूड कंटिन्यूड फीवर कंटिन्यूड फीवर है, ये सबसे पहली चीज है जो आपको आएगी। यस सर। देन देयर विल बी लिथार्जी। लिथार्जीपन का मतलब होता है लेजीनेस डेवलप हो जाएगा। आपका जो बॉडी का जो वेट है, वेट का लॉस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, इसलिए हम इस बीमारी को स्लिम डिजीज भी बोलते हैं। इसमें आप स्लिम हो जाते हैं तो हम इसको स्लिम डिजीज भी बोलते हैं। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसको हम स्लिम डिजीज भी बोलते हैं। देयर विल बी नौसिया। नौसिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, नौसिया का मतलब आप लिख लीजिए, नौसिया इज नथिंग बट द फीलिंग फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग डेवलप हो जाएगी। यस सर। देयर विल बी हेडेक, ऑब्वियसली। बॉडी में रैशेज आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शंस होना चालू हो जाएंगे, बैक्टीरिया का, फंगाई का। फेरिंजाइटिस, फेरिंग्स जो होता है वो अलग अलग पानी से एक्सपोज होता है, अलग अलग फूड से एक्सपोज होता है, अलग अलग हवा से, अलग अलग कंडीशन के, अलग अलग लोकेशन के हवा से एक्सपोज होता है। तो फेरिंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है।
इसको हम बोलते हैं फेरिंजाइटिस। सो दे विल बी फेरिंजाइटिस, है ना। तो फेरिंजाइटिस भी हो जाएगा। कंटिन्यूस फीवर, लिथर्जी, वेट लॉस, नौसिया, हेडेक, रैशेस, फेरिंजाइटिस, ये चीज़ें आ जाएंगी। और बेसिकली आपको अच्छे से समझ लेना है कि देयर विल बी लॉस ऑफ इम्यूनिटी, लॉस ऑफ इम्यूनिटी, है ना। इम्यूनिटी लॉस हो जाएगी, ऐसा। और अनेबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, जैसे किसी भी टाइप की इन्फेक्शन से हम इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ही नहीं है, तो फिर कैसे आपको किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से प्रोटेक्शन मिल पाएगा। यस, सुपर क्लियर है ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली इसमें और भी सिम्टम्स है। एड्स आपको हेल्थ एंड डिजीज में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, यहाँ पे जस्ट मेंशन किया जा रहा है ना। यस, क्या एड्स का कोई क्योर है? सो दे इज नो क्योर, यहाँ पे लिखा हुआ है, इज मेंशन्ड हियर, नो क्योर। एड्स का कोई क्योर नहीं है। ये भी एक रिट्रोवायरस ही है। इट इज ए रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस होता है। और जितने भी लोग रिट्रोवायरस होते हैं उनका जो जीनोम होता है, दे हैव अ आरएनए जीनोम, इनका जीनोम आरएनए होता है। तो आरएनए होता है एंड दे हैव रिवर्स, they have reverse transcriptase, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। आप सभी को मालूम है डीएनए से बनता है आरएनए, है ना। लेकिन ये जो वायरसेस होते हैं रेट्रो वायरस फैमिली में जो भी आते हैं, कोरोना वायरस भी इसी फैमिली में है, ये आरएनए से डीएनए बनाता है और इसके लिए एंजाइम की जरूरत है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत इसमें पड़ती है, ठीक है। तो आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर, है ना। और यस सर, दिस पार्ट इज क्लियर। हम लोग आगे बात करते हैं इनके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। इनको डायग्नोसिस हम कर सकते हैं क्या? तो क्या हम इनका डायग्नोसिस कर सकते हैं? डायग्नोसिस क्या इनका किया जा सकता है? यस, हम इनका डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे एलाइसा टेस्ट। एलाइसा टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये आपको पढ़ाया गया है आई थिंक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के चैप्टर में या बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाया है। एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकेंड चैप्टर, उसमें एलाइजा आपको पढ़ाया गया है। आपको इस समय आप फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप फुल फॉर्म लिख लीजिए इसका, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। इट इज एंजाइम, ये एक डायग्नोसिस का मैकेनिज्म है ना। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको हम बोलते हैं एलाइजा, एलाइजा बोलते हैं हम इसको। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर एलाइजा आप पॉजिटिव आ जाते हैं, मतलब, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एड्स हो गया है, आपको अभी कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। यस सर। सो देयर इज अनदर टेस्ट जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। सदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट एंड वेस्टर्न ब्लॉट। सदर्न ब्लॉट डिटेक्ट करता है डीएनए को, नॉर्दर्न ब्लॉट डिटेक्ट करता है आरएनए को, और वेस्टर्न ब्लॉट डिटेक्ट करता है प्रोटीन को। तो ये जो वेस्टर्न ब्लॉट है, इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। कैसा है ये? इट इज अ confirmatory, it is a confirmatory test, डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर एड्स या एचआईवी। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है एचआईवी के लिए। तो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम लोग बात कर लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात करते हैं। यस सर। जब हम इनके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात करते हैं तो ये करीबन
6 जो मंथ होता है, 6 मंथ से लेके ये 10 इयर्स तक होता है। 6 मंथ से 10 इयर्स तक का ये इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। देन लेट अस नाउ टॉक अबाउट द इनका ट्रीटमेंट। क्योर कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग आपकी लाइफ जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर कोई भी HIV पॉजिटिव हो जाता है, जिसको एड्स हो जाता है, तो उसकी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज की जा सकती है। वो ऑब्वियसली जल्दी मरेंगे, लेकिन जब तक दवाएं हैं, कुछ दवाएं हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रीटमेंट मैं बता देता हूँ। ट्रीटमेंट में सबसे पहला मेंशन करना बहुत ही जरूरी है कि नो क्योर। नो क्योर मतलब पूरी तरीके से आप ठीक नहीं हो सकते हैं इससे, लेकिन कुछ दवाएं हैं जो हम यूज कर सकते हैं। पहली दवा होती है जाइडोवुडीन। जाइडोवुडीन जाइडोवुडीन है। यस, जाइडोवुडीन है। जाइडोवुडीन ये जो ड्रग होता है, ये एक एंटीवायरल ड्रग है, और इट विल प्रिवेंट द आरएनए रेप्लिकेशन, मतलब प्रिवेंट आरएनए सिंथेसिस। प्रिवेंट, जैसे ये आरएनए वायरस है ना, हमने सीखा यहाँ पे ना, इट्स एन आरएनए वायरस। तो आरएनए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इट विल प्रिवेंट आरएनए रेप्लिकेशन, आरएनए सिंथेसिस या आरएनए रेप्लिकेशन लिख देते हैं, सिंथेसिस लिख देते हैं, आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस ये प्रिवेंट करेगा। दूसरी जो ड्रग है जो हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एजिडोथाइमिडीन। इसको प्यार से हम AZT बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है एजिड एजिड्रोथाइमिन। एजिड्रोथाइमिडीन होता है, ये इनहिबिट करता है RT को। RT का मतलब क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहाँ पे है, देखा आपने? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट इनहिबिट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये इनहिबिट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को। यस सर। देन देयर इज अ डाइडेनोसिन। डाइडेनोसिन है, ये भी एक ड्रग है जो हम लोग यूज करते हैं। ये भी इनहिबिट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, लेकिन ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिट करता है, कॉम्पिटेटिव तरीके से इनहिबिट करता है। आपने कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन सीखा होगा बायोमोलिक्यूल्स में। तो competitively it will inhibit reverse ट्रांसक्रिप्टेज। कॉम्पिटिटिवली ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करता है। यस सर। तो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। इसके आगे कुछ नहीं है आज के लेक्चर में। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले आपको एलाइजा जाना होगा। एलाइजा बहुत ही सस्ता है, चीप है, और अगर कोई भी एलाइजा पॉजिटिव आ जाता है तो उसको एड्स हुआ है ये कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट करना पड़ेगा। तो अगर नीट ने पूछा कि कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, आपको बोलना है कंफर्मेटरी टेस्ट इज नथिंग बट द दिस पर्टिकुलर टेस्ट कॉल्ड वेस्टर्न ब्लॉट। इंक्यूबेशन पीरियड 6 महीने से 10 साल का है। ओ माय गॉड, अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है तो 10 साल के बाद सिम्टम आएगा HIV का। वाओ। यस। ट्रीटमेंट कोई क्योर नहीं है, सही इलाज नहीं है इसका, लेकिन हम आपकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ज़िडोवुडीन ड्रग यूज करेंगे, AZT, एजिडोथाइमिडीन, डाइडेनोसिन, और इनके सारे एक्शंस है जो मैंने आपको यहाँ बता दिए हुए। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बट हम अगले लेक्चर में जरूर बात करेंगे। 3 और बीमारियों के बारे में हम मेंशन करेंगे जस्ट, ताकि आप एक कंप्लीट कॉन्फिडेंस से आप नीट एग्जाम में अपीयर करें। यस सर। कैसा लगा आप वीडियो को कमेंट कीजिए। कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो भी हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दिस इज विजय मिश्रा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय।